सरकार थोड़ी इंटेलिजेंट है। हम्म। इन्होंने अपने गोल्स को पकड़ के रखा है। कहते हैं ना, घर का बजट माई तय करती है, देश का बजट ताई तय करती है। तो सोशल मीडिया पे था बहुत बड़ा हाइप, सबने किया ट्विटर पे खूब टाइप, चाहे वो ऑपोजिशन हो या एक्सपर्ट हो। अश्नीर ग्रोवर तो बोल दिए कि अंबानी की शादी दोबारा देख लेते अच्छा रहता। इसमें तो मैं सरकार की बुराई नहीं कर सकता, इसमें कहूंगा सरकार स्मार्ट है। ये हम यूके को सरपास करके थर्ड लार्जेस्ट एयरवेज बनने वाले हैं। 15 करोड़ डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं एयर के। मुद्रा लिमिट को बढ़ाइए 10 लाख से 50 लाख, इन्होंने 20 लाख कर दिया। चलो ठीक है, मैं फिर भी खुश हूँ। मेरी तीसरी एक्सपेक्टेशन थी एमएसएमई को रजिस्टर करिए, जो कि सबसे ज्यादा जॉब भी क्रिएट करता है, वेल्थ भी क्रिएट करता है कंट्री को लेकर, और बड़े जिनको हम जानते नहीं है, सिर्फ हम जहां बैठे हैं नोएडा में 20,000 के आसपास यहां पर एमएसएमई सेक्टर से कारोबार जुड़े हुए हैं। एंजल टैक्स हम चाहते थे अबॉलिश करें, इन्होंने अबॉलिश कर दिया बजट से। उसके लिए मैं बधाई देता हूं सरकार को, वो अच्छा काम भी देते हैं। इनको मजबूत करोगे तो ऊपर वाला भी मजबूत होगा, कॉर्पोरेट भी, और नीचे वाला मजदूर भी मजबूत होगा। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट ऐसा है, वैलेंटाइन डे की तरह है। अगर आप अपनी सहेली से मिलने नहीं गए तो सहेली को पता ही नहीं चलेगा कि आप है कि नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज मोदी सरकार का पहला बजट यानी मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया गया, जिसमें तमाम सेक्टर को लेकर चर्चा हो रही। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी हो जाता है कि आम जनता को और इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है, एमएसएमई सेक्टर है, या फिर रोजगार को लेकर, व्यापार को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तमाम चीजों को लेकर जो संभावनाएं हैं, क्या वह सरकार पूरी करते दिखाई दे रही। और इसी को लेकर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विवेक बिंद्रा साहब, जिनको बिजनेस कोच के तौर पर आप जानते हैं, मार्केट एक्सपर्ट भी जानते हैं, बड़े सपनों को लेकर बोलते हैं। लेकिन आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे सरकार ने वाकई में बड़े सपने की तरफ कोई कदम यहां पर बढ़ाया है, दिखाया है नहीं। विवेक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिंद्रा साहब, जरा आप ये बताइए कि आज के बजट को आप कैसे देखते हैं? सरकार की तरफ से वाकई में क्या बिग ड्रीम की तरफ कोई कदम था? लग रहा है कि सरकार यहां से बहुत बड़े उछाल की तरफ, या देश को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, या फिर जो एमएसएमई हमारा सेक्टर है या बिजनेस को लेकर वो एक संभावना जागृत करते दिखी? आता हूं मैं एमएसएमई पे। पहले मैं सिर्फ आपका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर दे देता हूं। ये सरकार थोड़ी इंटेलिजेंट है। इन्होंने अपने गोल्स को पकड़ के रखा है। कहते हैं ना, घर का बजट माई तय करती है, देश का बजट ताई तय करती है। तो निर्मला ताई ने अपना रिकॉर्ड भी बनाया है, पहली फाइनेंस मिनिस्टर है वैसे, जिन्होंने 7 बार लगातार यूनियन बजट दिया है। तो बजट, आपका प्रश्न है कि मजबूत है कि मजबूर है, ये खली है या खाली है, ये फेयर है या किसी के प्रति खास फेवर है। तो जिनके समर्थन से बनी सरकार, क्या केवल उनके लिए खोले भंडार, और आम आदमी को इसमें क्या मिला? तो देश का जो बजट है, एक ट्वीट में मैं पढ़ रहा था, कह रहे थे बचपन के बर्थडे के जैसा है। सब में टॉफी बटी, लेकिन सिर्फ कुछ खास दोस्तों की मुट्ठी भरी। तो क्योंकि वो कह रहे कि आंध्र प्रदेश को हजारों करोड़ मिल गया, बिहार को हजारों करोड़ मिल गया, मध्य प्रदेश को भंडारा मिला है। तो सोशल मीडिया पे था बहुत बड़ा हाइप, सबने किया ट्विटर पे खूब टाइप, चाहे वो ऑपोजिशन हो या एक्सपर्ट हो। अश्नीर ग्रोवर तो बोल दिए कि अंबानी की शादी दोबारा देख लेते अच्छा रहता। अखिलेश यादव कह दिए कि बजट नाउम्मीदगी का पुलिंदा है। एक साहब के बारे में मीम बन रहा था, वो पहले महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री थे, बोले कि मेरे को तो समझ में नहीं आता बजट, तो इसलिए मैं हर बार यही लिख देता हूँ कि गरीबों को गरीब और अमीरों को अमीर बनाने वाला बजट है। लेकिन राहुल गांधी जी की बात मुझे बहुत बहुत अचरज दिया उन्होंने बात अपने पोस्ट पे। हाँ, सम्मान करता हूं उनका, बड़े सम्मान से कहूंगा। वो कहते हैं कि कुर्सी बचाओ बजट है, लोगों को अपीस किया गया है, और अंबानी अडानी को अपीस किया गया है, बेनिफिट टू ए विद नो रिलीफ टू कॉमन मैन। और फिर तीसरी लाइन में कह देते हैं बजट तो उन्होंने सारा हमसे कॉपी किया है। तो पहली 2 लाइनों में ये बजट की बुराई करते हैं, और तीसरी लाइन में कहते हैं हमसे ही कॉपी करके लेके गए हैं बजट। तो वो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। और तृणमूल कांग्रेस कह रही थी यहाँ पे कि यूनियन बजट नहीं, आंध्र बिहार बजट है। तो मैं पक्ष और विपक्ष दोनों की बात नहीं करूंगा, निष्पक्ष करूंगा बात, कि ये कालीन भैया की तरह लॉन्ग टर्म गेन भी था इस बजट में, और गुड्डू भैया की तरह शॉर्ट टर्म गेन भी था इस बजट में। तो सबसे साफ, सबसे क्लियर बताता हूं आपको, एक्सपेक्टेशन, रियलिटी और सजेशन। बात यह है कि मैं इसमें, जो सरकार है ये इंटेलिजेंट सरकार है, ये कुछ भी करती है, किसी को अगर खुश भी कर रही है तो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ती है। किसी को भी खुश करना है, नौकरी देनी है, सब जगह पे नौकरियां इन्होंने बनानी, बढ़ाने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी कमी समझ में आई कि बेरोजगारी थी, लेकिन उसको इन्होंने अचीव किया इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। मैं और आप तो देखो रोड या रेल से या फ्लाइट से चलते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से चलती है। इकोनॉमी का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पंक्चर हुआ तो पूरी इकोनॉमी की हवा निकल जाती है। तो 11.1% इंक्रीज किया इन्होंने इंफ्रा पे, 10 लाख करोड़ से 11,11,111 लाख करोड़ कर दिया इन्होंने। और जब बिग टिकट प्रोजेक्ट आते हैं तो मटेरियल, लेबर अपने आप होती है, जॉब क्रिएशन अपने आप होती है, कंजम्पशन अपने आप बढ़ती है। स्टील भी बिकता है, सीमेंट भी बिकता है, लकड़ी भी बिकती है, माइनिंग भी होती है, टाइल्स भी नहीं, होती इसको है। लेकर लोगों के रिएक्शन थे विवेक जी।
लोग ये कह हाँ रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ठीक है, आप इस बात को थोड़ा इलेबोरेट करिएगा कि रेलवे को कुछ मिला नहीं, रक्षा मंत्रालय के हिस्से में बहुत कुछ गया नहीं, हेल्थ सेक्टर को बहुत कुछ दिया नहीं गया। क्या सड़कों के आधार पर ही सिर्फ हम ये मान ले कि वाकई में देश में पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर समझे डेवलपमेंट हो रहा है? कि ये किसी ने गलत बोल दिया, डिफेंस को सबसे ज्यादा दिया है। हम्म। जिसने भी बोला है गलत बोला है, उसने ध्यान नहीं दिया इस बजट पे, या हो सकता है कोई ऑपोजिशन का हो तो उनकी अपनी मजबूरी हो। हम्म। सबसे ज्यादा पैसा ही डिफेंस को दिया गया है। आप ये समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से होता क्या है। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर से इंजीनियर, कंसल्टेंट, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, लेबरर, कॉन्ट्रैक्टर सबको नौकरी मिलती है। चाइना 5.6% जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, जो कि दुनिया में नंबर 1 चल रहा है इस समय। उनका जीडीपी ग्रोथ भी 5.2% है। उनका आप देख रहे हैं ना, उनकी लाइफ ब्लड है इकोनॉमी की। हम्म। इंडोनेशिया 5.1% करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट, लेकिन इंडिया अभी भी 3.4% ही कर रहा है। हम्म। और इंडिया की जीडीपी 8% ग्रो कर रही है। हम्म। मैं देखो, फिस्कल डेफिसिट 5.1% एक्सपेक्ट किया था फरवरी में, जब पीछे मार्च में बातचीत हुई थी जी। इंटरिम बजट में, और अभी 4.9 पे आ गया। तो ये तो अचीवमेंट है, इसमें तो मैं सरकार की बुराई नहीं कर सकता। इसमें कहूंगा सरकार स्मार्ट है। ये सरकार लोगों को खुश भी करती है, तो इंफ्रा को साथ में पकड़ के खुश कर देती है, नौकरियां दे देती है। जी। क्योंकि रीजन क्या है, अगर आप वो जो एक सरकार है जो फ्री में सब कुछ बांटती है उनकी तरह चलोगे, 1 रुपया अगर बाजार में दोगे तो 90 पैसे का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बिल्कुल। पर अगर आपने किसी ने आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब यह है कि 1 रुपया इंफ्रा पे दोगे तो 3 रुपया वापस आता है जीडीपी में। हम्म। इसीलिए ये फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल कर पा रहे हैं। जीडीपी में आप देखो, रोडवेज जो है 64% गुड्स और 90% इंडियन पैसेंजर सड़क से तो ट्रैवल करते हैं। जुड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एनएचएआई ने 20% बढ़ा दिया अपना नेशनल हाईवे पे। आप जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने कंप्लीट होने जा रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने जा रहा है, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक कंप्लीट होने जा रहा है, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। इससे क्या होता है, जिन जगहों की पॉपुलेशन 50,000 या 1 लाख है, वो सब शहर से जुड़ जाते हैं। जिनकी पॉपुलेशन 20,000 है, 10,000 है, वो 50,000 वालों से जुड़ जाते हैं। अब नर्मदा एक्सप्रेसवे जो गुजरात से छत्तीसगढ़ आ रहा है, या कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेसवे आ रहा है, अब इसमें क्या है, जितना ज्यादा हम चाहते थे उन्होंने उतना इसको संभाल के रखा। हाँ, ये किया कि इन्होंने इस बार जो बिहार को जो फायदा दिया वो भी इंफ्रा के थ्रू दिया। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे दे दिया, बक्सर भागलपुर हाईवे दे दिया। तो इन्होंने किया अपना गोल पूरा, लेकिन साथ में सबको खुश भी कर दिया। चाइना में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, हमारे यहाँ वल्नरेबिलिटी क्या है, अनस्किल्ड लेबर है, उस पर भी इस बार उन्होंने काम किया। मेन मुद्दा ये है, ऐसा नहीं है हेल्थ केयर पे कुछ काम नहीं हुआ, मेन मुद्दा ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बेड सेफ्टी अच्छी होती है, कॉस्ट आपकी ऑप्टिमाइज होती है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम अच्छा होता है। और रेलवेज को देखो आप, रेलवे जो है लाइफलाइन है इंडियन इकोनॉमी की। माल को मार्केट तक, मुसाफिर को मंजिल तक, एक कोने से दूसरे कोने तक करोड़ों को कनेक्ट करती है। भारत का लार्जेस्ट फ्रेट कैरियर है। 2.25 करोड़ पैसेंजर हर रोज रेलवे में जा रहे हैं। 2.25 करोड़, 2.30 करोड़। ये 120 देशों की पॉपुलेशन के बराबर है। अगर रेलवेज पे नहीं लगाए पैसा, जहां 19,000 ट्रेन हमारे यहाँ देश में हर रोज चलती है, 90% दुनिया की पॉपुलेशन, यानी कि हमारे यहाँ 90% दुनिया की पॉपुलेशन जितनी चलती है उतनी यहाँ पे हर रोज चलती है रेलवे में। 51 वंदे भारत ट्रेन थी, 30 और आ रही हैं। 40,000 कन्वेंशनल बोगीज थी वंदे भारत में। 3 नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, पोर्ट कनेक्शन के, बिजी ट्रैफिक रूट के, एनर्जी, मिनरल, सीमेंट ट्रांसपोर्ट के। तो ये अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं ये कहूंगा कि ये बजट 7 या 8, बल्कि 8.5 आउट ऑफ 10 है। उसका कारण ये है कि इन्होंने सबको खुश भी किया, लेकिन जो है आपने 120 टारगेट को भी एक तरह से सेट करके रखा। ठीक है सर, मैं आऊंगा। टारगेट इनका दूसरा, 4.5 का है। टारगेट इनका 4.5 का है, क्योंकि क्या होगा, जब आपका एयरवेज हमारा 4th लार्जेस्ट है, आपको मालूम होगा कि हम यूके को सरपास करके 3rd लार्जेस्ट एयरवेज बनने वाले हैं। 15 करोड़ डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं एयर के। आज 103 और 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 103 डोमेस्टिक हैं। जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, नवी मुंबई आ रहा है, पुरंदर एयरपोर्ट आ रहा है, इसके अलावा 5 नए एयरपोर्ट 2014। अब इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। सेकंड इंडियन एयरपोर्ट का टॉप 5 पंक्चुअल एयरपोर्ट में 2 हमारे पास हैं भारत के अंदर। टॉप 5 पंक्चुअल एयरपोर्ट में 2 भारत के पास है, एक वो हैदराबाद वाला और एक बेंगलुरु वाला, सबसे ज्यादा पंक्चुअल एयरपोर्ट रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी इन्होंने काम किया। अब आप अडानी ग्रुप देखोगे, वो पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी पे ही काम कर रहा है। G20 में इसीलिए इन्होंने बातचीत किया। 26 गुना सोलर एनर्जी। जब ऐसे ग्रुप्स के नाम आते तभी तो राहुल गांधी वो पॉलिटिकली एक टिप्पणी कर देते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं, लेकिन विद्रा साहब अब इस पे आइए, एमएसएमई सेक्टर। चूंकि समय जितना हमारे पास उसके हिसाब से हम एक एक सेक्टर को आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एमएसएमई मुद्रा लोन योजना से कितना फायदा होने वाला है? सरकार 100 करोड़ का जो लोन देने जा रही है उसका क्या फायदा होने वाला है, और इसको सरकार के अनाउंसमेंट से आप कैसे देखते हैं? देखो, पहले समझते धंधा नहीं, इससे देश बनता है एमएसएमई से। एमएसएमई रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल। आप जिस पे खड़े हो सकते हो। एमएसएमई 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्टार्टअप केवल 2.5% कर रहा है। एमएसएमई 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां दे रहा है, स्टार्टअप केवल 1,17,000 नौकरी दे रहा है। एमएसएमई 40% नौकरियां दे रहा है देश में, स्टार्टअप केवल 1.5% दे रहा है। एसएमई आईपीओ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं देश के अंदर। तो ये जो एनपीए की इन्होंने, हम चाहते थे कि डेडलाइन एक्सटेंड करें,
जी। जो इनका पैसा फंस जाता है, धंधा धस जाता है, 10 लाख करोड़ की पेमेंट इनका स्टक है, उस पे इनको थोड़ा काम करना चाहिए। जो क्योंकि ये वॉर जोन, इकोनॉमिक क्राइसिस और जो इनका डोमेस्टिक टर्मोइल रहता है पैसे के कारण, पैसा पैसा पैसा, एमएसएमई फंसता है केवल पैसे के कारण। हम्म। अगर ये कर देते ऐसा, इस पे हम्म। अनाउंसमेंट नहीं किया इन्होंने कि 90 दिन को 180 दिन कर देना चाहिए था बैड डेट की पीरियड को, अगर ये कर अच्छा। देते तो एमएसएमई को लोन सेटल करने का टाइम मिल जाता। इस पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ। मेरी दूसरी एक्सपेक्टेशन थी, मुद्रा लिमिट को बढ़ाइए 10 लाख से 50 लाख, इन्होंने 20 लाख कर दिया, चलो ठीक है, मैं फिर भी खुश हूं। मेरी तीसरी एक्सपेक्टेशन थी, एमएसएमई को रजिस्टर करिए। आज 14 करोड़ में 7 करोड़ भी रजिस्टर्ड नहीं है, बाकी सारे अनरजिस्टर्ड घूम रहे हैं, कच्चे में धंधा कर रहे हैं, उस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। फिर मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जीएसटी में एमएसएमई के लिए कुछ रिलैक्सेशन कर दें जीएसटी में, क्योंकि फिर नहीं तो कच्चे में तो काम करते हाँ, रहते हैं इसकी जीएसटी डिमांड बड़े पैमाने पर व्यापारियों की भी थी। हाँ, लेकिन उस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। तो कुछ चीजें जो है, जैसे पीएलआई स्कीम को एक्सटेंड करने के लिए बोला था हमने, जी। तो उसमें भी कुछ खास अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा क्रेडिट गारंटी स्कीम जो फैसिलिटेट करी है टर्म लोन के लिए विदाउट कोलैटरल, वो 100 करोड़ अप्रूव किया है, वो बहुत बढ़िया किया है काम इन्होंने। तो ये जो तो अच्छा वुसअत किया देगा वो भी ना। बता रहा हूँ, जो खराब किया वो भी बता रहा हूँ ना। मैं आपको, मेरे साथ आपका जो वीडियो है ना, ये सबसे ज्यादा निष्पक्ष वीडियो बनने वाला आपके चैनल पे है ना? नहीं, आप मेरा जो कहते भी हैं suggestion- ना पक्ष न विपक्ष, निष्पक्ष। तो केवल निष्पक्ष के तौर पर ही हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर एमएसएमई सेक्टर के हिसाब से, जो कि सबसे ज्यादा जॉब भी क्रिएट करता है, वेल्थ भी क्रिएट करता है कंट्री को लेकर, और बड़े जिनको हम जानते नहीं है, सिर्फ हम जहां बैठे हैं नोएडा में 20,000 के आसपास यहां पर एमएसएमई सेक्टर से कारोबार जुड़े हुए हैं, है ना? तो ये सारी चीजें अगर आती हैं तो ये बहुत बड़ा एक वर्ग है जो उम्मीद करता है। मैं यही जानना चाहूंगा आपको, सरकार को सुझाव देता हूं आपके साथ, आप और मैं मिलकर सुझाव देते हैं, अलीबाबा बनाओ भारत में। अलीबाबा 1.1% चाइना की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, $130 बिलियन का रेवेन्यू कर रहा है। अलीबाबा का रीच आज 200 कंट्रीज के अंदर है, लगभग 200 कंट्री में। अगर एक एमएसएमई भारत के अलीबाबा के साथ 200 कंट्री से जुड़ जाए तो अब उस ऐप के थ्रू इजीली माल बेच सकेगा। दूसरा, जैसा कि आज इस समय कई यूरोपियन देश कर रहे हैं, वो क्राउड फंडिंग एसएमईज के लिए भी कर रहे हैं, एमएसएमईज के लिए भी कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल आप नहीं दे पा रहे, P2P लेंडिंग, क्राउड फंडिंग गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे करा दो, रियल एस्टेट में, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में। इसकी ये सारे आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। गवर्नमेंट को 50,000 रुपए का टैक्स जो एक एमएसएमई को लोन दे रहा है उस पर छोड़ देना चाहिए। फिर जो स्टार्टअप्स पे ले लेते हैं थोड़ा सा। एंजल टैक्स हम चाहते थे अबॉलिश करें, इन्होंने अबॉलिश कर दिया बजट से, उसके लिए मैं बधाई देता हूं सरकार को, वो अच्छा काम किया, वो बहुत बढ़िया काम किया। दूसरा, हम चाहते थे कि हार्मोनाइज कर दें टैक्स रेट, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है अनलिस्टेड स्टॉक का वो 20% है, लिस्टेड का 10% है। स्टार्टअप वोलेटाइल होते हैं भैया, तो टैक्स की पैरिटी लेकर के आनी चाहिए। कैपिटल गेन टैक्स पे सिंगापुर कुछ नहीं चार्ज करता है, उसके बारे में कोई बजट में अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तीसरा, मैं चाहता था ईसॉप, जैसे आप आज अपने चैनल में न्यूज नेशन में काम करते हैं, अगर आपको न्यूज नेशन के जो भी फाउंडर, ओनर, चेयरमैन है, वो कहते हैं कि भाई आपको हम शेयर होल्डिंग देते हैं कंपनी के ईसॉप्स के माध्यम से, पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%, चौथे साल 40%, टोटल हो गया 100%, 4 साल तक आप टिके रहो हमारे साथ, वो हो गया ईसॉप। अब उस ईसॉप में डबल टैक्सेशन हो गया। पहले जब उनको ईसॉप दिया तब भी टैक्स लगा, और जब शेयर बाजार में बेचे तब भी आप पे टैक्स लग गया, तो आपको डबल टैक्स हो गया। तो उसके लिए सरकार ने इस बार भी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। फिर अच्छा, ऊपर से एसटीटी और लॉन्ग टर्म को लेकर भी कहा जा रहा है कि टैक्स बढ़ा दिया गया है, ये इसका असर पड़ा है? हाँ, देखिए क्या किया इन्होंने, उससे क्या है, अब जो है शेयर मार्केट में अब असर आएगा थोड़ा, लोग हो सकता है रियल एस्टेट की तरफ मूव करें। मेरा ऐसा मानना है, सरकार के पास जो आइडल फंड रहता है ना, तो फ्रीबीज बांटने की जगह, लाडला लाडली स्कीम देने की जगह, अगर वो एंटरप्रेन्योर्स को, एसएमई और स्टार्टअप्स को करेंगे ना, तो ये बीच में होते हैं, ऊपर होता है कॉर्पोरेट, नीचे होते हैं वर्कर्स, ये बीच में होते हैं। इनको सर्विस सप्लाई करते हैं और नीचे नौकरी देते हैं। इनको मजबूत करोगे तो ऊपर वाला भी मजबूत होगा, कॉर्पोरेट भी, और नीचे वाला मजदूर भी मजबूत होगा। तो बैंक के पास जो डोरमेंट पड़ा हुआ फंड है ना, जैसे अनक्लेम्ड पीएफ अकाउंट्स हैं बहुत सारे, तो यूएस में जो कंपनीज के जो पेंशन और इंश्योरेंस फंड जो अनक्लेम्ड पड़े होते हैं ना, वो सरकार इस तरह आइडियल गवर्नमेंट फंड की तरह उसको इस्तेमाल कर लेती है। इनोवेशन पे कैश वाउचर दो यार, क्यों नहीं देते हो, है ना? तो ये काफी सारी चीजें जिस पे काम करना चाहिए। आगे आप चाहते हैं तो मैं और प्रश्नों का उत्तर देता हूं, आपके मन में क्या प्रश्न? मैं चाहूंगा, इस पर आऊंगा मैं एक एक करके सारी चीजों पर। एक्सपोर्ट को लेकर मैं चाहूंगा कि आप जरा इसको बताइए कि सरकार की इस पर पॉलिसी क्या इस बजट में आपको दिखी है? देखो, एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट ऐसा है वैलेंटाइन डे की तरह है। अगर आप अपनी सहेली से मिलने गए, नहीं गए, तो सहेली को पता ही नहीं चलेगा कि आप है कि नहीं है। और एक्सपोर्ट करने अगर आप नहीं गए तो भारत के बारे में दुनिया को पता चलेगा ही नहीं। तो एक्सपोर्ट पे काम होना चाहिए था। एक्सपोर्ट का ओवरव्यू क्या है, जीडीपी का 23% एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। $2 ट्रिलियन का एम है 2030 तक, है ना? अब लेकिन मुद्दा यह है कि सर्विस जो है एक्सपोर्ट की है, एआई के कारण और डिक्लाइन कर गई है। तो यहाँ पे
अगर एआई आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा हमारे को और सपोर्ट करना चाहिए था। मेरा सजेशन था कि नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ एआई को हमारे को एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अपस्किल और रीस्किल करने में चाइना इस समय हमसे 18 गुना आगे है अपनी मैन पावर की स्किलिंग के अंदर। हमारी मैन पावर बहुत अनस्किल्ड है। तो अगर ये एरियाज में अगर हम काम करेंगे, मैन पावर भी स्किल्ड नहीं है और एआई भी आता जा रहा है, तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आपने को काम करना चाहिए था। मुझे लगता है कि स्किल्ड लेबर पे थोड़ा काम किया और करना चाहिए था। जापान में जो है लेबर शॉर्टेज है 85% की, यूएस में 70% की, यूके में 80% की। हम उनको लेबर दे सकते थे। हम उनको यहाँ वी कैन बिकम द फैक्ट्री, ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक हम ग्लोबल सर्विस हब ऑफ द वर्ल्ड बने हुए हैं। फैक्ट्री तो खाली चाइना है, चाइना के बाद वियतनाम, बांग्लादेश आगे आ रहा है। हम अभी भी पीछे हो रहे हैं। बाकी जो बड़े यूरोपियन देश हैं वहां तो विंद्रा साहब, इस पर सरकार ने कदम तो बढ़ाया है, क्योंकि इंटर्नशिप भी एक तरह से स्किल डेवलपमेंट को ही कहा जा सकता है। दूसरा यह है कि जो पहले से योजना चला रही पूरे मिनिस्ट्री के थ्रू, वो सरकार तो फोकस तो कर रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ किया और ज्यादा करना चाहिए था। मैं चाहता था एक्सपोर्ट के माध्यम से करें। अच्छा, एक्सपोर्ट पे भी एक फोकस होना चाहिए। देखिए, ये मैंने शुरू में कहा, आपने ठीक कहा। हाँ, ये मैंने शुरू में कहा कि सरकार ने सारे गोल्स अचीव किए, अपने गोल को पकड़ के रखे, अपने गोल को नहीं छोड़ा। अपना गोल उनका क्या है, 5.1 से 4.9 पे लाए, मैं इस पे खुश हूं। 4.9 से ये कह रहे हैं कि अगले बजट तक 4.5 पे ले आएंगे। मैं कह रहा हूं 4.6 पे भी आ जाए, 4.6.5 पे भी आ जाए, 4.65 पे आ जाए, तो भी मैं बहुत खुश हूं, है ना। लेकिन अगर एक्सपोर्ट के थ्रू करते कि ग्लोबल मार्केट हमें दिलाए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारी कॉस्ट शेयरिंग, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट देशों से लेकर के आते हैं हमारे पास में, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता। तो अगर हमारी जो कंसाइनमेंट की लिमिट है कोरियर एक्सपोर्ट की, वो $50,000 से जो आज $12,000 उसको $50,000 कर दे, वो ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेगा। जीरो ड्यूटी कर दे रॉ मटेरियल पे 5 साल के लिए। अनाउंसमेंट कर दे फुल एग्जेम्पशन ऑन रॉ मटेरियल, लेदर हो, टेक्सटाइल हो, फुटवेयर हो, उसका फायदा उठाए। तो उससे अपना हमारा जो बूस्ट होगा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, या तो फिर हम लोग नहीं तो कॉस्ट, देखो शिपिंग लाइंस 90% जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो शिपिंग लाइन से होगा। शिपिंग लाइन से मैं सोच रहा था इस बार काफी काम होना चाहिए था। 90% जो बाजार से सामान भारत में आ रहा है या भारत से बाहर जा रहा है, तो शिपिंग कंपनियां वाकई में ग्रोथ कर रही हैं, उनको भी उम्मीद था। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं तो दोबारा। अब जरा एक एक पॉइंट बीच में आएंगे। एजुकेशन को लेकर, नई पीढ़ी को लेकर, छात्रों को लेकर सरकार ने काम तो किया है, लेकिन जो अनाउंसमेंट है क्या वो इनफ है? देखो, जो स्कूल के दरवाजे खोलता है वो जेल के दरवाजे बंद कर देता है। तो बात यह है कि स्कूल के दरवाजे खोलने के लिए भारत में सरकार ने 2.7% निर्मला ताई ने स्पेंड किया एजुकेशन पे अपनी जीडीपी का। आज भी यूएस डेवलप्ड इकोनॉमी होने के बावजूद भी 5.5% कर रहा है। यूरोप 4.5% कर रहा है। भूटान 8% कर रहा है। नेपाल 5% कर रहा है। हम लोग आज भी 2.7% कर रहे हैं। भारत के पास 45,000 डिग्री कॉलेज है, 1,000 यूनिवर्सिटी है, 26 करोड़ स्टूडेंट अभी स्कूल में है ना, 4.5 करोड़ स्टूडेंट इस समय कॉलेज में है। इनके लिए जो काम किया जाना चाहिए था, अगर R&D इन्वेस्टमेंट 0.64% हमारी जीडीपी की है, चाइना की बहुत ज्यादा है, यूएस की बहुत ज्यादा है, इजराइल की 5.71% है। हमारे को एजुकेशन में R&D के थ्रू पेटेंट्स बढ़ाने में इन सब पे काम करना चाहिए था। हर 6 महीने में, क्षमा चाहता हूँ, हर 6 मिनट में एक टेक्नोलॉजी आईपी प्रोटेक्शन इजराइल के अंदर क्लेम हो रहा है ना। हमारे यहाँ हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ जो IITs हैं वो अभी केवल 23 हैं, और ये टेक्निकली रिक्वायरमेंट IITs की लगभग हमारे यहाँ पे इस समय 35 है इमीडिएटली। IIMs इस समय 20 है हमारे पास में, हमारे को 35 IIMs इमीडिएटली चाहिए। एम्स हमारे यहाँ 15 है, हमारे को 35 एम्स चाहिए। इंडिया जो है ना 1.5 लाख इंजीनियर, क्षमा चाहता हूँ 15 लाख इंजीनियर हर साल पैदा कर रहा है। ये भूटान, मालदीव, बारबाडोस के बराबर है, इनकी पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। मैं ये चाह रहा था कि अगर एजुकेशन पे हम लोग फोकस करें, क्योंकि हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है। अब आप यूरोप जाओ ना, वहां पे सब बूढ़े बूढ़े लोग मिलेंगे आपको शाम को घूमते हुए। यंग पॉपुलेशन बची नहीं है यूरोप के अंदर। बिल्कुल। आज हमारे यहाँ से एक यंग लड़का तैयार होता है, 16% स्टार्टअप जो इस समय सिलिकॉन वैली में है, उसके को फाउंडर इंडियन है। 16% को फाउंडर इंडियन है। क्यों? क्योंकि इंडिया में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो वो अपना अपना साइकिल चला रहा है, लोग बोल रहा है भरोसा रखो, मैं इंजीनियर हूं, मेरे पे भरोसा करो, मैं इंजीनियर हूं, मैं सच में इंजीनियर हूं, मैं सच में इंजीनियर हूं, मानो मेरी बात को। इंजीनियरिंग का फॉर्म भर रहा है और कह रहा है, हम फिर झाड़ू पोछा लगा रहा है, कह रहा है मैं सच में इंजीनियर हूं। तो एजुकेशन में मिस क्या हुआ है, जो इंडिया में 1,20,000 बच्चे पे एक टीचर है। मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर आपने ध्यान मिस हो गया हो तो, 1,20,000 बच्चों के ऊपर केवल एक टीचर है। 1.2 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा ये तो गैप, बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो ये जो है ना, ये हमारे को गैप को फिल करना चाहिए। हमारे को हमारा स्टूडेंट टीचर रेशियो ठीक होना चाहिए। यूएस में 15 बच्चों पे एक टीचर है, यूरोप में 13 बच्चों पे एक टीचर है, चाइना में 16 बच्चों पे एक टीचर है। हमारे यहाँ ये गैप बहुत बड़ा है। प्राइमरी स्कूल में ही 12% बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है। और जबकि अगर आप देखोगे कि भूटान जैसा छोटा देश, वो भी 5% ड्रॉप आउट हो रहा है। हमारे यहाँ
12.5% बच्चा छोड़ देता है स्कूल के अंदर ही। हायर स्कूल तो ड्रॉप आउट इंडिया का 25% है। और आप देखोगे तो चाइना ये का तो केवल समय के साथ होगा ना। आपने आईआईटी आईआईएम का जिक्र किया, ये सरकार दावा करने के साथ साथ तो हमने बना दिया, ठीक है, लेकिन जो गड्ढे खोदे गए तो उसको भरने में समय लगता है। ठीक है, मैं थोड़ा समय के हिसाब से समय कम है, मैं चाहूँगा मार्केट पर आएँ। आप इसको लेकर बहुत सारे आपके वीडियोज़ भी हैं, लोगों को आप मोटिवेट करते रहते हैं। क्या मार्केट को भरोसा हो रहा है सरकार के इस बजट के बाद कि सरकार या फिर जो है कि देश की इकॉनमी वाकई में बूस्टअप करती जा रही है और नया हायर हाई छूता जाएगा? क्योंकि कई टैक्स भी लगाए गए हैं, कई चीजें इस बार देखी गई हैं, क्या उससे जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा कमजोर पड़ेगा या फिर बढ़ेगा? देखो, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो इस समय अगर आप देखेंगे तो शेयर मार्केट में जो इमीडिएट टैक्स है उसको बढ़ा के 20% कर दिया 15 से, और जो बिल्कुल। लॉन्ग टर्म है उसको 10 से 12.5 किया है, जितना मुझे याद आ रहा है। जी। तो इससे क्या होगा? देखो, अगर तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पोर्टफोलियो और 1.25 लाख रुपए तक टैक्स फ्री किया है, और आपका पोर्टफोलियो ही 5 लाख रुपए तक का है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं तो आप सोचना शुरू करेंगे, आप डाइवर्सिफाई करना शुरू करेंगे। मुझे लगता है ये इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। अभी शेयर मार्केट में हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेशन शुरू हुआ ही था भारत के अंदर, ये थोड़ा और रुक सकते थे इस एरिया में, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टर जब बाजार से पैसा निकालता है और बला करके इन्वेस्ट करता है और कंपनियों में पैसा आता है तो उससे हम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी जल्दी कर दी है। अब इससे क्या है, हो सकता है लोग अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करेंगे, कुछ हद तक लोग डाइवर्सिफाई करेंगे, खास तौर पे जो ट्रेडर आदमी है वो तो पक्का डाइवर्सिफाई करेगा। इस समय 20% टैक्स कर दिया उसके ऊपर। एक तो वो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग वगैरह में वैसे ही वो नहीं कमाता था कुछ भी, और अब जो है उसके ऊपर ऊपर और से टैक्स कर दिया, सर्विस 20% और टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स। हाँ, तो अब जो है इससे क्या होगा, हो सकता है चांसेस है कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू करें। हो सकता है चांसेस है कि अब जो है गोल्ड इस समय करेक्ट हुआ है, सस्ता हुआ है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू करें या गोल्ड के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये मुझे लगता है इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये अभी भी पार्टिसिपेशन 5% से कम है हमारी नहीं, वो पॉपुलेशन तो का। सही है, लेकिन खुद सेबी कहती है कि 10 में से एक ही आदमी कमा पाता है मार्केट में, 9 लोग लॉस करके जाते हैं जो एफएनओ करते हैं, फ्यूचर एक्चुअली ऑप्शन वो में जाते हैं। वो क्योंकि आप वो तो इसको समझाते हैं, नए इन्वेस्टर्स को लेकर क्या कहेंगे? ये सरकार की बड़ी चिंता थी कि जो लोग आ रहे हैं अपने जीवन भर की पूंजी उसमें डुबा के गवा के चले जा रहे हैं। क्या हो सकता है कि सरकार उस वजह से ये टैक्स बढ़ाई है ताकि लोग थोड़े रुकें, थोड़ी ठहरें, समझें? देखिए, नए निवेशक के लिए मेरा ये कहना है कि अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो ट्रेनिंग लीजिए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट करिए, सीखिए पहले आकर के। दूसरा, अगर फिर भी बहुत जल्दी हो रही है, आपसे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है और अंदर से बहुत कुलबुलाहट हो रही है कि लगाना ही है पैसा, तो निफ्टी 50 पे लगा दीजिए, थोड़ा सेफ रहेगा। 10-12% का आपको रिटर्न मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर तीसरा, अगर आप वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए इन्वेस्टर हैं, तो आप हमेशा वॉरेन बफे की बात सोचिए कि आज 93-94 साल के होने के बावजूद अभी भी बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं कई बार मेरी बुद्धि चकरा जाती है देख के कि भाई 94 साल का हो गया है, अभी भी कह रहे हैं भाई हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अब बेसिकली इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है कि रोज की ट्रेडिंग सट्टा बाजारी ना करें, रोज की ट्रेडिंग ना करें। ये समझें कि फाउंडर में दम है कि नहीं है, प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे है, कैश ग्रोथ प्रॉफिट कंपनी में अगर अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म के माध्यम से मैं 25-30-40% का अगर रिटर्न ले जाऊं अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, तो उसके ऊपर मेरे को अपने गेन पे 12.5% टैक्स देने में तकलीफ नहीं आएगी, अच्छा। तो मैं कमा जाऊंगा। मुझे अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करना पड़ेगा। वो बड़ा तभी होगा जब मैं ट्रेडिंग के सट्टे बाजारी से बाहर निकल के एक्चुअली बढ़िया ठीक कंपनी को समझना सीखूं, और उसके लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट करें, उसके लिए सीखें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। खाली मुझसे क्यों, बाजार में बहुत तरह के ट्रेनर्स हैं जो शेयर मार्केट पे सिखाते हैं या बिजनेस को कैसे ग्रो करें इस पे सिखाते हैं। हम बड़ा बिजनेस, हम दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा बिजनेस जो लोगों को बिजनेस सिखाती है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हमारे पास आई है, पर लेकिन सीखिए। जब आप सीखना भी नहीं चाहते, स्किल्ड भी नहीं होना चाहते, टाइम भी नहीं देना चाहते, अपनी समय, टाइम, एनर्जी, मनी कुछ नहीं लगाना चाहते, ना सीखने की इच्छा भी रह गई है, और सोचूं मैं करोड़पति बन जाऊं, तो भाई ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है, सीधे मोटा माल बनाना चाहते हैं, मोटा पैसा कमाना चाहते हो तो ये रिस्की हो सकता है। ठीक है विवेक जी, फाइनली मैं चाहूँगा कि चूंकि आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, मार्केट को ज़रा, या फिर कहा जाए कि सरकार को अगर बजट के आधार पर नंबर दिया जाए तो कितना आप दे सकते हैं, और इससे क्या वाकई में सरकार की वेल्थ मजबूत होगी? इच्छा नहीं थी मेरी नंबर देने की, फिर भी मैं 8% जरूर नंबर दूंगा। सॉरी, 8% नहीं, 8 हाँ। नंबर आउट ऑफ 10 नंबर जरूर दूंगा, बचे 80%। वो मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे ये सरकार इंटेलिजेंट लगती है। ये इंटेलिजेंट इससे है कि बच्चे को झुंझुना दिखा के, कुछ दिखा के, उसकी जेम्स की टॉफी के बीच में दवाई डाल के खिला भी दिया, बच्चे को लगा मुझको मिठाई भी मिल गई
और उन्होंने दवाई खिला के बच्चे की तबीयत भी ठीक कर दी। तो मुझे इनका जो ये अप्रोच है ना, वो बड़ी पसंद आती है मुझे, कि ये पैसा लगाते हैं उस पे जिससे पूरी इकोनॉमी बूस्ट हो, और सामने वाले को देखने में लगता है बिहार को और आंध्र प्रदेश को, देखो हमको कुछ मिल भी गया। नहीं, बिहार आंध्र प्रदेश को लेकर तो ये कहा जा रहा है कि भाई 2 पिलर सरकार में है और उनको बैलेंस करने के लिए सरकार ने किया। ठीक है सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक बिंद्रा जी। और जाहिर सी बात है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर और मार्केट के एक्सपर्ट भी हैं, समझते हैं, इसके अलावा बिजनेस कोच कहा जाता है, लेकिन बजट को समझने के लिए जिस तरीके से इनका नजरिया है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहां सरकार ने वाकई में बेहतर करने की कोशिश की है और बेहतर हो सकता था, लेकिन सरकार की जो दिशा है वो सही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये देश के लिए बेनिफिशियल है और लोगों को भी आने वाले वक्त में इसका फायदा जरूर मिलेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।